नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सोचिए, एक छोटा बिजनेस है, मान लीजिए अपना स्वीट्स। वो चीनी खरीदते हैं, फिर मिठाई बनाते हैं, बेचते हैं, कभी कभी सैंपल भी देते हैं, कभी अपनी दूसरी दुकान में स्टॉक भेजते हैं। इन सब पे जीएसटी का क्या चक्कर है, ये समझने के लिए ना एक शब्द है चाबी, सप्लाई। आज हम इसी सप्लाई का मतलब समझने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के हिसाब से। हमारी बातचीत का आधार है जीएसटी कानून का चैप्टर 2, जो 31 अक्टूबर 2024 तक अपडेटेड है। हमारा मकसद है कि ये जो जरूरी पर कई बार उलझाने वाला टॉपिक है ना, इसे एकदम साफ करें। क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई बिना पैसे लिए भी अपना स्विच को जीएसटी देना पड़ जाए? चलिए खोलते हैं इसे। अच्छा। बिल्कुल, सप्लाई तो है जीएसटी की पूरी बुनियाद। देखिए, पहले वाले जो टैक्स थे ना, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, सबके अपने अपने ट्रिगर पॉइंट थे। माल कब बना, कब बिका, सर्विस कब दी गई, बड़ा कंफ्यूजन था और केस भी बहुत होते थे। जीएसटी ने क्या किया, सबको हटाकर बस एक इवेंट रख दिया, सप्लाई। तो ये समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि भाई जीएसटी की दुनिया में सप्लाई है क्या और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये जीएसटी लगने के लिए सप्लाई होने की मेन शर्तें क्या हैं? क्या देखना पड़ता है? हाँ, तो देखिए, सामान्य तौर पर जो जीएसटी कानून का सेक्शन 7 है, वो कहता है कि 3 बातें होनी चाहिए। पहली, ये किसी माल यानी गुड्स या सेवाओं यानी सर्विसेज या फिर दोनों की सप्लाई होनी चाहिए। गुड्स या सर्विसेज, ठीक और है। दूसरी, ये किसी कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल के बदले में होनी चाहिए, कुछ मिलना चाहिए इसके बदले में। ओके, कंसिडरेशन। और तीसरी बात, ये सप्लाई जो है वो बिजनेस के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए, मतलब बिजनेस से जुड़ी होनी चाहिए। अच्छा, कानून में कुछ मिसालें भी दी हैं शायद, जैसे सेल, ट्रांसफर, रेंटल, ये सब। तो क्या बस यही सप्लाई है? नहीं, वो तो बस कुछ उदाहरण है। कानून में लिखा है जैसे कि सच एज, जिसका मतलब है कि लिस्ट पूरी नहीं है। सप्लाई के और भी कई रूप हो सकते हैं। असल चीज वो 3 शर्तें ही हैं, गुड्स या सर्विसेज हो, कंसिडरेशन हो और बिजनेस के लिए हो। इन शर्तों को ठीक से समझने के लिए शायद कुछ शब्दों का मतलब जानना जरूरी है। जैसे ये गुड्स क्या है जीएसटी में? सब कुछ आ जाता है इसमें? गुड्स का मतलब है हर तरह की चल संपत्ति, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा। लेकिन इसमें 2 चीजें नहीं आती, पैसा और सिक्योरिटीज, जैसे शेयर्स या बॉन्ड्स। अच्छा, पैसा और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है? हाँ, पर इसमें एक्शनेबल क्लेम शामिल है, जैसे लॉटरी टिकट और उगती फसलें, घास या जमीन से जुड़ी ऐसी चीजें जिन्हें बेचने से पहले अलग करने का एग्रीमेंट हो, वो भी गुड्स मानी जाती हैं। ठीक है। और इस सर्विसेज फिर क्या हुआ? सर्विसेज की परिभाषा थोड़ी अलग है। मोटा मोटा समझें तो जो गुड्स नहीं है, पैसा नहीं है और सिक्योरिटीज नहीं है, वो सब सर्विस है। सब कुछ बाकी? हाँ, लगभग। इसमें पैसे का इस्तेमाल या करेंसी बदलने जैसी एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, अगर उनके लिए अलग से कोई फीस या कमीशन लिया जा रहा हो। और एक इंटरेस्टिंग बात, सिक्योरिटीज खरीदना बेचना तो जीएसटी के दायरे में नहीं है, पर अगर कोई उनकी खरीद बिक्री में मदद करता है, जैसे ब्रोकर, तो वो जो सर्विस दे रहा है वो सर्विस है और उस पर जीएसटी लगेगा। समझ गया। और ये कंसिडरेशन, क्या इसका मतलब सिर्फ पैसा होता है या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। ये पैसे के रूप में भी हो सकता है या किसी और रूप में भी। जैसे आपने मुझे सर्विस दी, मैंने आपको बदले में कोई सामान दे दिया, ये भी कंसिडरेशन है। अच्छा। किसी काम को करने या न करने के बदले जो मिलता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी कंसिडरेशन हो सकती है। और ये जरूरी नहीं कि जो सर्विस ले रहा है वही पेमेंट करे, कोई तीसरा आदमी भी कर सकता है। ओके। हाँ, बस इसमें सरकारी सब्सिडी शामिल नहीं होती, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो तब तक कंसिडरेशन नहीं माना जाता जब तक सप्लायर उसे सप्लाई के बदले एडजस्ट ना कर ले। ठीक है, ठीक है। और बिजनेस, इसकी परिभाषा भी काफी बड़ी लग रही थी। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये परिभाषा वाकई बहुत व्यापक है। इसमें सिर्फ आपका ट्रेडिशनल ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशन ही नहीं आता। कोई भी एडवेंचर, वोकेशन, मतलब कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे आप आजीविका कमाते हैं, यहाँ तक कि शर्त लगाना यानी वेजर, ये सब बिजनेस है। मुनाफा हो या ना हो? हाँ, चाहे पैसे का फायदा हो या ना हो। जैसे कोई क्लब है, वो अपने सदस्यों को फीस लेकर फैसिलिटी देता है, वो भी बिजनेस है। किसी जगह एंट्री फीस लेना, वो भी बिजनेस है। बिजनेस शुरू करने या बंद करने से जुड़ी सप्लाई भी इसके दायरे में है। तो हाँ, दायरा काफी बड़ा है। अच्छा, तो ये तो हुई सामान्य सप्लाई की शर्तें।
अब कुछ ऐसी सिचुएशंस पर आते हैं जहां शायद ये नियम थोड़े बदलते हैं या कुछ खास ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए कोई चैरिटेबल संस्था है, उसे डोनेशन मिलता है, क्या उस पे भी जीएसटी लग सकता है? यहाँ वही कंसिडरेशन वाला एंगल देखना होता है। अगर डोनेशन बस दान के तौर पर दिया गया है और संस्था बदले में डोनर को कोई फायदा नहीं दे रही, सिर्फ शायद धन्यवाद के लिए नाम लिख दिया, उनके बिजनेस का प्रचार नहीं किया, तो वो कंसिडरेशन नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा। लेकिन अगर डोनेशन के बदले में डोनर का बाकायदा विज्ञापन किया जा रहा है, उन्हें कोई और बेनिफिट दिया जा रहा है, तो फिर वो कुछ के बदले कुछ वाला मामला बन सकता है और जीएसटी लग सकता है। इस पर सर्कुलर भी है सरकार का। और मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, उसने अपनी पेंटिंग किसी आर्ट गैलरी में बस दिखाने के लिए रखी है, अभी बिकी नहीं, क्या ये सप्लाई है? नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए रखना सप्लाई नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पर आर्टिस्ट को गैलरी से कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। सप्लाई तो तब होगी जब कोई ग्राहक आएगा और उस पेंटिंग को खरीदेगा। ठीक है। एक और चीज, इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस मिलता है, एनसीबी, वो क्या है? क्या वो कंसिडरेशन है? नहीं, एनसीबी को प्रीमियम में छूट यानी डिस्काउंट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी होल्डर ने क्लेम न करके इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस दी है, तो एनसीबी का सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, वो बस प्रीमियम कम करने का एक तरीका है। अच्छा, और वो जो शर्त थी कि सप्लाई बिजनेस के लिए होनी चाहिए, अगर मैं अपनी पुरानी पर्सनल कार बेच दूं तो उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं, सामान्य तौर पर नहीं, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपकी पर्सनल चीज थी, आपने बेच दी। ये बिजनेस के दौरान या उसे बढ़ाने के लिए नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई कार डीलर अपनी पुरानी कार बेचे? हाँ बिल्कुल, तब वो उसके बिजनेस का हिस्सा है, वो स्टॉक इन ट्रेड बेच रहा है, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। इसी तरह मान लीजिए कोई एक्टर है, एक्टिंग उसका प्रोफेशन है, पर वो शौकिया तौर पर पेंटिंग बनाकर बेचता है और पैसा चैरिटी में दे देता है, तो भी वो सप्लाई मानी जा सकती है, क्योंकि वो उसके वोकेशन या प्रोफेशन से जुड़ सकती है। अरे वाह, ये तो काफी बारीकियां है। अच्छा, अब आते हैं उन स्थितियों पर जहां ये सामान्य नियम लागू नहीं होते। आपने कहा था कुछ अपवाद भी हैं। पहला, सर्विसेज का इंपोर्ट। सुना है इसमें बिजनेस वाली शर्त नहीं लगती। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है सेक्शन 7(1)(b) में। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, विदेश से कोई सर्विस लेता है और उसके लिए पेमेंट करता है, मतलब कंसिडरेशन देता है, तो उसे सप्लाई माना जाएगा और इस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना होगा, भले ही वो सर्विस उसने अपने पर्सनल काम के लिए ली हो, बिजनेस के लिए नहीं। अच्छा, पर्सनल के लिए भी? हाँ। जैसे मान लीजिए मैंने अपने घर का नक्शा बनवाने के लिए किसी विदेशी आर्किटेक्ट की सर्विस ली और उसे पेमेंट की। ये मेरे पर्सनल काम के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं। फिर भी ये सप्लाई मानी जाएगी और मुझे इस पर जीएसटी देना होगा। ये बिजनेस वाली शर्त का एकमात्र अपवाद है। समझ गया। और अब वो दूसरी स्थिति जो थोड़ी चौंकाने वाली लगती है, बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई, मतलब बिना कुछ लिए दिए भी जीएसटी, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, और ये समझना कारोबारियों के लिए बहुत जरूरी है। इसे डीम्ड सप्लाई कहते हैं। जीएसटी कानून का शेड्यूल आए ऐसी 4 खास स्थितियों के बारे में बताता है, जहां अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तभी उसे सप्लाई मान लिया जाता है। बाप रे। अच्छा, क्या हैं ये 4 स्थितियां? पहली है, अगर आपने कोई बिजनेस एसेट, मतलब व्यापार की संपत्ति, परमानेंटली ट्रांसफर कर दी या डिस्पोज ऑफ कर दी और उस एसेट पर आपने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी लिया हुआ था। अच्छा, आईटीसी लिया हो तो? हाँ, मान लीजिए अपना स्वीट्स ने एक मिक्सर खरीदा था, उस पर आईटीसी ले लिया। कुछ साल बाद वो मिक्सर पुराना हो गया, उन्होंने उसे मुफ्त में किसी को दे दिया। पैसा तो नहीं मिला, लेकिन क्योंकि आईटीसी लिया था इसलिए इसे सप्लाई मानकर जीएसटी देना होगा। ये ध्यान रखना होगा। दूसरी स्थिति है रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई, अगर वो बिजनेस के लिए की गई हो। यहाँ कंसिडरेशन हो या ना हो, सप्लाई मानी जाएगी। ये रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ये क्या होता है आसान भाषा में? हाँ, रिलेटेड पर्सन मतलब ऐसे लोग या कंपनियां जिनका आपस में करीबी रिश्ता हो, जैसे परिवार के सदस्य, कानून में इसकी परिभाषा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। एक ही ग्रुप की कंपनियां जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी, डायरेक्टर, पार्टनर, जहां एक का दूसरे पर कंट्रोल हो सकता है। ओके। और डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अगर आपका एक ही पैन नंबर है लेकिन आपने अलग अलग राज्यों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं,
तो वो सारे रजिस्ट्रेशन कानून की नज़र में अलग अलग व्यक्ति यानी डिस्टिंक्ट पर्सन है। या फिर अगर आपने एक ही राज्य में अपने अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लिए तो वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। तो इसका मतलब जैसे वो अपना स्वीट्स की लखनऊ वाली फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड है, अगर दिल्ली वाले शोरूम वो भी रजिस्टर्ड है, को मिठाई भेजती है बिना कोई कीमत चार्ज किए, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ ब्रांच और दिल्ली ब्रांच भले ही मालिक एक है पर जीएसटी कानून में डिस्टिंक्ट पर्सन है। उनके बीच ये स्टॉक ट्रांसफर बिना कंसिडरेशन के भी शेड्यूल 1 के तहत सप्लाई माना जाएगा। हाँ, अगर दोनों यूनिट एक ही राज्य में होती और उनका रजिस्ट्रेशन भी एक ही होता तब उनके बीच माल भेजने पर सामान्यतः ये लागू नहीं होता। समझ गया। और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो गिफ्ट देता है, जैसे दिवाली पर बोनस या कोई तोहफा, हाँ, इस पर भी क्लैरिटी है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए तक की वैल्यू के गिफ्ट सप्लाई नहीं माने जाते। 50,000 तक, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो जो अतिरिक्त वैल्यू है उस पर जीएसटी लग सकता है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो फायदे नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जैसे कंपनी की कार या हेल्थ इंश्योरेंस, वो सामान्यतः सप्लाई नहीं माने जाते क्योंकि एम्प्लॉय की सर्विस खुद स्केड्यूल 3 में आती है जो सप्लाई नहीं है। अच्छा, ये थी दूसरी स्थिति। तीसरी क्या है? तीसरी स्थिति है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच माल यानी गुड्स की सप्लाई। ये तब लागू होती है जब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर माल सप्लाई करता है और इनवॉइस अपने नाम पर बनाता है, या फिर जब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर किसी सप्लायर से माल रिसीव करता है और इनवॉइस अपने नाम पर लेता है। यहाँ कुंजी ये है कि इनवॉइस किसके नाम पर कट रहा है। इनवॉइस का नाम, ठीक है। और चौथी स्थिति? ऑफिस या ब्रांच से और वो सर्विस बिजनेस के फर्दरेंस में ली गई हो। अच्छा, रिलेटेड पर्सन से और बिजनेस के लिए। हाँ, उदाहरण के लिए भारत में एक कंपनी है, उसकी पेरेंट कंपनी अमेरिका में है। अमेरिका वाली कंपनी ने भारत वाली कंपनी को कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दी, फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन से ली गई है और बिजनेस के लिए है तो इसे भारत में डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और भारत वाली कंपनी को इस पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी देना होगा। बाप रे, ये शेड्यूल 1 वाली बातें तो सच में बहुत ध्यान रखने वाली हैं। अच्छा, एक चीज और, आजकल स्कीम्स बहुत चलती हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। इसमें जो फ्री वाली चीज मिलती है, क्या वो भी सप्लाई है? देखिए, फ्री सैंपल देना या गिफ्ट देना सामान्यतः सप्लाई नहीं होता जब तक कि वो शेड्यूल 1 के दायरे में ना आ जाए, जैसे आईटीसी वाला मामला। बाय 1 गेट 1 फ्री जैसी स्कीम्स को टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे नहीं देखता कि एक चीज बिकी और दूसरी फ्री में दी गई। तो फिर कैसे दिखता है? उसे वो एक ही कीमत पर 2 या ज्यादा चीजों की सप्लाई मानते हैं। अब ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स्ड सप्लाई, ये देखना होता है। उस हिसाब से टैक्स लगता है। मतलब फ्री कुछ नहीं है, कीमत दोनों की वसूली जा रही है एक तरह से। और क्लब या एसोसिएशन और उनके मेंबर्स के बीच जो लेन देन होता है, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ था शायद। हाँ, पहले इस पर थोड़ी बहस थी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी को लेकर, लेकिन अब कानून में सेक्शन 71AA डालकर साफ कर दिया गया है कि अगर कोई क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी वगैरह अपने मेंबर से कंसिडरेशन लेकर उन्हें कोई गुड्स या सर्विस देती है तो वो सप्लाई मानी जाएगी। कानून उन्हें और उनके मेंबर्स को 2 अलग-अलग व्यक्ति मानता है। ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई। अच्छा, कई बार ना ये कंफ्यूजन होता था कि कोई चीज गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की, जैसे सॉफ्टवेयर बेचना या घर किराए पर देना। जीएसटी में इसका क्या हाल है? बिल्कुल, ये पहले के टैक्स सिस्टम में बड़ा मुद्दा था। जीएसटी में इसके लिए शेड्यूल 2 बनाया गया है। ये शेड्यूल बताता है कि अगर कोई एक्टिविटी सेक्शन 7 के हिसाब से सप्लाई बनती है तो उसे गुड्स की सप्लाई माना जाएगा या सर्विस की। इसने कई पुराने झगड़े खत्म किए हैं। अच्छा, तो इसके कुछ मुख्य उदाहरण क्या है शेड्यूल 2 के? हाँ, जैसे अगर किसी सामान का मालिकाना हक यानी टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो वो गुड्स की सप्लाई है। लेकिन अगर सिर्फ इस्तेमाल का अधिकार दिया जा रहा है, टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, जैसे किसी चीज को किराए पर देना, तो वो सर्विस सप्लाई है। जैसे कार रेंटल। बिल्कुल, हायर परचेज पर सामान देना गुड सप्लाई है। जमीन या बिल्डिंग को किराए पर देना, लीज पर देना या इस्तेमाल का लाइसेंस देना, ये सब सर्विस सप्लाई है। जॉब वर्क मतलब आप किसी और के सामान पर कोई प्रोसेस कर रहे हैं, वो सर्विस सप्लाई है। इसी तरह अगर आप अपना कोई बिजनेस एसेट हमेशा के लिए ट्रांसफर कर देते हैं तो वो गुड सप्लाई है।
लेकिन अगर आप उसे किसी को अस्थायी तौर पर पर्सनल यूज के लिए दे देते हैं तो वो सर्विस सप्लाई है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले या पहली ऑक्यूपेंसी से पहले कंसिडरेशन मिल जाता है तो वो सर्विस सप्लाई है। ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कॉपीराइट, पेटेंट का टेम्पररी ट्रांसफर या इस्तेमाल का अधिकार देना या आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कस्टमाइज करना, ये सब सर्विस सप्लाई हैं। किसी काम को न करने का अग्रीमेंट या किसी स्थिति को सहने का अग्रीमेंट, ये भी सर्विस सप्लाई है। और हाँ, 2 चीजें खास तौर पर सर्विस मानी गई हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सामान और सर्विस दोनों लगते हैं, और रेस्टोरेंट या केटरिंग की सप्लाई। मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाना सर्विस है, गुड्स नहीं। हाँ, जीएसटी के नजरिए से वो सर्विस सप्लाई है। और वो जो पगड़ी देकर दुकान या घर लेते हैं, टेनेंसी राइट्स का ट्रांसफर, वो क्या है? हाँ, उस पर भी क्लैरिटी है। सर्कुलर कहता है कि टेनेंसी राइट्स का ट्रांसफर या बिक्री ये सर्विस सप्लाई है, इसे जमीन या बिल्डिंग की बिक्री नहीं माना जाता। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन तो काफी काम का है। अब उन चीजों पर आते हैं जो सप्लाई हैं ही नहीं, मतलब जिन पर जीएसटी लगता ही नहीं। कौन सी हैं वो? इसके लिए हमें देखना होगा शेड्यूल 3। इस शेड्यूल में वो एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस लिस्ट किए गए हैं जिन्हें न तो गुड्स की सप्लाई माना जाता है, न ही सर्विस की। मतलब जीएसटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, क्या क्या है इसमें मोटा मोटा? सबसे पहला और आम है एम्प्लॉय द्वारा अपने एम्प्लॉयर को नौकरी के दौरान दी जाने वाली सेवाएं। सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता। कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, सांसद, एमपी, विधायक, एमएलए वगैरह के रूप में जो काम करते हैं वो, या जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं उनके कर्तव्य। ठीक है। अंतिम संस्कार, दफन, शवदाह गृह से जुड़ी सेवाएं, इसमें मृतक के शरीर का परिवहन भी शामिल है। जमीन की बिक्री और बनी हुई बिल्डिंग की बिक्री, लेकिन शर्त यह है कि या तो बिक्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद हो या पहली बार उसमें कोई रहने आ गया उसके बाद हो। अच्छा, बनी हुई बिल्डिंग की बिक्री पर नहीं है? हाँ, अगर शर्त पूरी होती है तो। और एक्शनेबल क्लेम भी सप्लाई नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो और ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन पर जीएसटी लगता है। ये ध्यान रखना होगा। इनके अलावा सरकार ने नोटिफिकेशन से भी कुछ चीजों को सप्लाई के दायरे से बाहर किया है, जैसे पंचायत या नगर पालिका, जो काम संविधान के आर्टिकल 243G या 243W के तहत करती है, और राज्य सरकारें जो शराब के ठेके का लाइसेंस देती हैं, उसे भी सप्लाई नहीं माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ अल्कोहलिक लिकर वाले लाइसेंस के लिए है, बाकी लाइसेंस पर ये छूट नहीं है। अच्छा। और कुछ सर्कुलर्स भी हैं, जैसे अगर एक ही कंपनी की 2 अलग-अलग राज्यों में रजिस्टर्ड ब्रांच है, डिस्टिंक्ट पर्सन, और उनके बीच ट्रक, बस या दूसरे वाहन सिर्फ माल या यात्री ले जाने के लिए या मरम्मत के लिए भेजे जाते हैं और मकसद उस वाहन को आगे बेचना नहीं है, तो ऐसे मूवमेंट को सप्लाई नहीं माना जाता। ओके, ये इंटरस्टेट मूवमेंट हुआ? हाँ, डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच। ठीक है, तो हमने समझा कि सप्लाई क्या है, क्या नहीं है, डीम्ड सप्लाई क्या है, गुड्स है या सर्विस है। अब एक आखिरी पर बहुत जरूरी बात, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। कई बार होता है ना कि दुकानदार एक साथ कई चीजें मिलाकर बेचता है, तो टैक्स का रेट कैसे तय होगा? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, रोजमर्रा के बिजनेस में आता है। जीएसटी में इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट हैं, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। सेक्शन 8 में इनके बारे में बताया गया है। क्या फर्क है दोनों में? कंपोजिट सप्लाई तब होती है जब 2 या उससे ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई एक साथ की जाती हैं, जो नेचुरली बंडल्ड होती हैं। मतलब आमतौर पे बिजनेस में वो चीजें साथ ही दी जाती हैं और उनमें से एक सप्लाई मुख्य यानी प्रिंसिपल सप्लाई होती है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो साथ में चार्जर और वारंटी मिलती है, ये नेचुरली बंडल्ड है। यहाँ मोबाइल प्रिंसिपल सप्लाई है, तो पूरे पैकेज पर टैक्स उसी रेट से लगेगा जो मोबाइल का रेट है। या आप हवाई जहाज का टिकट लेते हैं, उसमें खाना भी शामिल है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल सप्लाई है, तो टिकट पर ट्रांसपोर्टेशन वाला रेट लगेगा। समझ गया। और मिक्स्ड सप्लाई? मिक्स्ड सप्लाई वो होती है जहाँ 2 या ज्यादा सप्लाई एक ही कीमत पर एक साथ दी जाती हैं, लेकिन वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होती। उन्हें अलग अलग भी आसानी से बेचा जा सकता था, पर सप्लायर ने उन्हें मिलाकर एक सिंगल प्राइस पर बेचा है, और ये कंपोजिट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे वो गिफ्ट हैम्पर? बिल्कुल, जैसे दिवाली का गिफ्ट हैम्पर है, उसमें चॉकलेट भी है, जूस का डिब्बा भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, एक छोटा खिलौना भी है।
ये सब चीजें अलग अलग बिक सकती हैं, नेचुरली बंडल्ड नहीं है। इन्हें एक पैक में एक कीमत पर बेचा जा रहा है, तो ये मिक्स्ड सप्लाई है। तो इस पर टैक्स कैसे लगेगा? मिक्स्ड सप्लाई के केस में पूरे पैकेज पर उस आइटम के रेट से टैक्स लगता है जिसका टैक्स रेट उन सब आइटम्स में सबसे ज्यादा हो। अरे, मतलब अगर हैम्पर में एक चीज पर 28% टैक्स है और बाकी पर 5% या 12%, तो पूरे हैम्पर पर 28% लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही नियम है मिक्स्ड सप्लाई का। लेकिन अगर दुकानदार बिल में हर आइटम की कीमत अलग अलग लिख दे तो हैम्पर की एक कीमत ना रखकर चॉकलेट इतने की, जूस इतने का। हाँ, अगर इनवॉइस में हर आइटम की कीमत अलग अलग दिखाई गई है तो फिर वो मिक्स्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तब हर आइटम पर उसका अपना जो भी जीएसटी रेट है वही लगेगा। अच्छा, ये एक अहम नुक्ता है। तो ये था जीएसटी में सप्लाई की दुनिया की हमारी आज की गहरी पड़ताल। हमने देखा कि ये सिर्फ खरीदने बेचने का मामला नहीं है, कंसिडरेशन है या नहीं, बिजनेस के लिए है या नहीं, रिलेटेड पार्टी है या नहीं, गुड्स है या सर्विस। उफ, कितनी सारी बातें हैं जो तय करती हैं कि जीएसटी लगेगा या नहीं, और लगेगा तो कैसे। उम्मीद है आज की चर्चा से ये सब समझने में काफी मदद मिली होगी। बिल्कुल, और याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी लेन देन पर जीएसटी की देनदारी तय करने का ये पहला और सबसे जरूरी कदम है, सप्लाई को सही पहचानना। अगर यही गलती हो गई तो फिर आगे की पूरी टैक्स कैलकुलेशन गड़बड़ा सकती है। तो सप्लाई के कॉन्सेप्ट को, इसके हर पहलू को समझना वाकई बहुत जरूरी है। और अब जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल। टेक्नोलॉजी देखिए कितनी तेजी से बदल रही है, मेटावर्स आ रहा है, एनएफटीज आ रहे हैं, डिजिटल दुनिया बन रही है। तो क्या लगता है आपको, भविष्य में ये जो वर्चुअल दुनिया में लेन देन होंगे, वर्चुअल गुड्स या डिजिटल एसेट्स की खरीद फरोख्त होगी, क्या उसके लिए सप्लाई की जो मौजूदा परिभाषा है इसे बदलने की जरूरत पड़ेगी या इसे और फैलाना पड़ेगा? सोचिए जरूर इस पर। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ द डीप डाइव पर। नमस्कार।